बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ जम्मू कश्मीर, मैं हूं मिर्जा शफीक सच के साथ। मेरे साथ आज हस्बे मामूल हस्बे रवायत नौजवान बच्चों बच्चियों के लिए जो प्रोग्राम है, जो हमेशा मेरा तकरीबन ये पिछले 7-8 हफ्ते से मोहतरमा सईदा अजीज़ा मासूम अली नकवी के साथ है, और आज भी वही मेरी मेहमान है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो तालिब इल्म भी हैं, तालिबा भी हैं, और इस दौर में नौजवानों के मसाइल पे वो रिसर्च भी करती हैं और बड़ी मुहक्कक है। दीनी इल्म भी रखती हैं और दुनियावी इल्म के साथ भी वाबस्ता है। कैम्ब्रिज की वो स्टूडेंट्स हैं, और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें मज़ीद तरक्की और कामयाब और कामरानी अता करे। उनकी दीन से वाबस्तगी जो है वो मुझे बहुत ही मेरे लिए काबिल तहसीन है। अगर मैं उनसे कोई बात करूँ तो मुझे फ़ख्र है कि मैं उनसे बात करता हूँ। उनकी तालीम और तरबियत बड़े अच्छे माहौल में हुई है, और माशाअल्लाह आले रसूल आले अहले बैत से हैं, और ये हम पे करम है अल्लाह ताला का कि हम इस दुनिया में आज जो कुछ हैं, जो कुछ कर रहे हैं, हमारे अल्लाह ताला हमें माफ़ कर रहा है। तो शफ़ाअत मुहम्मद, शफ़ाअत रसूल, शफ़ाअत अल्लाह, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत की वजह से है। वरना हमारे तो काम और जो हमारे जो कारोबार हैं वो तो ऐसे घिनौने हैं कि हमें तो फिर वो अगर पहली उम्मतों वाला साहब हो तो रोजाना ही पत्थर भी गिरे, सैलाब भी आए और पता नहीं क्या क्या हमारी शक्लें बिगड़े। लेकिन ये अल्लाह ताला का करम है जो अपने नबी से उसने वादा किया हुआ है कि आप रहमतुल लिल आलमीन हैं और आपकी शफायत में मानूंगा। और ये हमारे नबी का करम है, रसूल का, आले मोहम्मद का, अहले बैत का हम पे फजल व करम रब का है कि हम अभी तक बचे हुए हैं। लेकिन हमारे जो काम हो रहे हैं ना, हम रोजाना मीडिया में देखते हैं, ये बड़े घिनौने हैं। अच्छा, हम चलते हैं सईदा के साथ। आज का जो मौजू है हमारा वो है दौरे हाजिर में जो नौजवान हैं वो अपनी तालीमी सरगर्मियों के साथ दीन की वाबस्तगी कैसे रखें, क्यों जरूरी है। तो हम इस मौजू पे आज सईदा से बात करते हैं। चले हम चलते हैं जी। आप अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जैसा कि आपको मैंने तमहीदन वो मौजू बता दिखा, अब मैंने जो सवाल मेरा एक दो ही है, ज्यादा नहीं हमारे साथ होते, क्योंकि वक्त का मसला होता है। आपके साथ भी अभी आपका काफी लेट टाइम हो गया, आपने भी पढ़ा भी और आप अपनी पढ़ाई भी रख रहे हैं, तो इस पे मौजू वक्त से बात करें आप। दो सवाल हैं वैसे तो। एक ये है कि दौरे हाजिर में नौजवानों को अपनी तालीमी सरगर्मी के साथ दीन की वाबस्ती कैसे रखें और क्या ये जरूरी है। और दूसरा है कि पाकिस्तान के अंदर जो प्राइवेट तालीमी इदारे जिनमें भारी फीसें दी जाती हैं, कोविड हुआ लेकिन फीसें ले रहे हैं, उसके बावजूद नौजवानों की जो मुश्किलात हैं, क्या सरकारी स्कूलों में ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उनको उस तरह प्रमोट करें कि वो जो गरीब बच्चा है वो प्राइवेट स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकता ना। तो ये हम दूसरी आखिर में बात करेंगे, लेकिन पहले जो मैंने आपसे सवाल किया उस पर बात है। चलेगी आप। माशरे में बढ़ती हुई पहले अगर आपका जो पहला सवाल है उससे अगर मैं शुरू करूं तो माशरे में बढ़ती हुई बुराइयों को रोकने के लिए नौजवानों को दीनी तालीम के साथ आरास्तगी उनके लिए बहुत जरूरी है। माशरे में नौजवानों के दरमियान बढ़ती हुई बुराइयों को अगर पेश नजर रखा जाए तो उसमें जो दीनी तालीम है आज वो जरूरत बन चुकी हुई है नौजवानों के लिए। ये यूनिवर्सिटी आपका एक लेवल आता है आपकी स्कूल लाइफ में काफी अक्सर स्कूल्स अभी पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो उनमें को एजुकेशन का सिस्टम नहीं है। अच्छा, लेकिन ज्यादातर स्कूल्स में है भी। तो लाइफ में चलो स्कूल नहीं तो कॉलेज, कॉलेज नहीं तो यूनिवर्सिटी, लाइफ में एक मुकाम एक सदा जरूर आती है जहाँ पे आपका इंटरेक्शन बहुत ही जेंडर्स हो, आपका इंटरेक्शन हर जेंडर के साथ, हर बंदे के साथ, हर किस्म के बंदे के साथ होता है। तो उसमें अगर आप एक दीनी तालीम, अगर आपके दीनी तालीम आपके साथ होगी, आपके पास ये एक सहारा होगा तो उसमें आप बुराइयों में मुलविस नहीं होंगे। अच्छा, अब बुराइयां एक ऐसा टीनेजर अगर मैं बात करूं तो मेरे आसपास या मेरे से टीनेजर के अलावा जो आगे अपनी और यूथ जो है हमारा, उसमें क्या किस किस तरह की बुराइयां सामने आती हैं। यूनिवर्सिटीज में आप तो पहले तो यूनिवर्सिटीज में सुनने में आता था, अब तो स्कूल लेवल पे ड्रग्स एडिक्शंस, ड्रग्स के ये तो ड्रग्स के अलावा और कई किस्म की ऐसी मंशियात हैं जिनकी एडिक्शन है बच्चों को, और उन एडिक्शंस में वो कई बुराइयों में शामिल मुलविस हो चुके हुए हैं।
उसके बाद अभी ये शायद अभी पाकिस्तान में स्कूल लेवल पे तो ये इतनी चीज ना पाई जाए, लेकिन यूनिवर्सिटीज लेवल पे आज से कई साल पहले ये चीज जो फिजिकल रिलेशन टिल मैरिज, ये चीज पाकिस्तान में बहुत आम हो चुकी हुई है। शादी से पहले लोग एक दूसरे को मिस यूज कर रहे हैं और गलत कामों के लिए। और इसकी जो मेन कॉज क्या बन रही है कि वो जो मंशियात और ड्रग्स वगैरह का इनटेक है, जो वो उनकी वजह से ये मेन इसको तरफ जो इस चीज को रागिब है वो ड्रग्स वगैरह की वजह से वो जा रहे हैं इस तरफ। लेकिन उसके अलावा अगर उनके साथ अगर दीनी तालीम का सहारा होता तो वो ड्रग्स की तरफ ही ना जाते, और ड्रग्स की तरफ नहीं जाते तो ऑब्वियसली ये आगे भी फिजिकल रिलेशंस की तरफ नहीं ना वो आते। उसके बाद अगर प्रैक्टिकल लाइफ में बात की जाए, लोग जो दीन को भूल चुके हैं, औरत का मकाम, औरत की हैसियत और क्या उसका अल्लाह ने जो उसका मकाम एक घर की हदूदियां उसमें रखे, आज जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस है कि वो बढ़ जाए। हालांकि हर बंदा जानता है कि जब पाकिस्तान सेक्टर में, बल्कि यूरोप वगैरह की मैं बात नहीं करूंगी, पाकिस्तान सेक्टर या जो एशिया का सेक्टर है, इसमें एक लड़की ने या एक औरत ने जब काम के लिए जाना होता है तो उसे किस किस तरह के लोगों को फेस करना होता है, किस किस्म की लोगों की अगलों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं उस लड़की से, ये हर कोई जानता है। लेकिन ये सब हकाइक को जानते हुए भी आज क्या एक लड़का एक लड़की से, जो भी एक न्यूली मैरिड कपल होता है, वो क्या एक्सपेक्टेशन उसकी होती है कि हाँ ये लड़की अर्न करे, ये लड़की कमाए। उसकी लड़के की एक्सपेक्टेशन ही लड़के की फैमिली की भी एक्सपेक्टेशंस लड़की से ये होती है। इस सब की वजह क्या है? ये दीनी तालीम से, दीनी तालीमात से, दीन ने जो बताया उससे दूरी ही तो इस सब चीजों की वजह है। अच्छा, अब मैंने एक चीज देखा कि अब यूनिवर्सिटीज वगैरह में बंदे अभी इस गुनाहों में आ गए हुए हैं, बच्चे धस चुके हुए हैं। अच्छा, कोई नुकसान आया है, जिस कोई ऐसी बात हुई है जो बड़ी प्रोमिनेंट हो गई है, फैमिलीज वगैरह इन्वॉल्व हुई है। अक्सर तो ये होता है कि फैमिलीज वगैरह इन्वॉल्व इस लेवल पे जब बच्चे इतने बड़े हो जाते हैं तो नहीं होती, लेकिन अगर कहीं फैमिलीज वगैरह इन्वॉल्व होती हैं, अच्छा, अब माँ बाप क्या करेंगे? अब सारी दीनी तबलीग, सारी दीन पे अब बच्चों पे रागिब करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब तो वो एक तनाव दरख्त बन चुका हुआ है। अब क्या उस पर दीनी तालीम और एजुकेशन क्या उस पर असर करेगी? वो बिल्कुल उसके लिए एक्सेप्टेबल ही नहीं होती। उसे अब इस लेवल पे ये जो यूनिवर्सिटी लेवल होता है, यूनिवर्सिटी लेवल ही क्या, मैं अगर अपने लेवल की अपने आसपास बात करूं तो भी मेरे आसपास अगर मैं किसी भी अपनी किसी फ्रेंड या किसी भी उसको बताने की कोशिश करूँ ना कि यार ये सही है ये गलत है, तो उसके लिए वो जो चीज होती है वो एक्सेप्टेबल ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि उससे बचपन से ये चीज नहीं सिखाई जा रही, उसे अब आके ये चीज बताई जा रही है कि नहीं ये गलत है वो गलत है। अगर वो चीज उससे बचपन से सिखाई जा रही होती तो वो उस चीज की तरफ जाने से पहले उसको याद आता कि नहीं यार ये गलत है, मैंने इस तरफ जाना ही नहीं है। लेकिन अब वो इस चीज में डल चुकी है। अब माँ बाप, अब सारे आसपास वाले रिश्तेदार बड़े जिसकी भी जेर तरबियत बच्चा है, अब उसमें वो उसको सारा कुछ सिखाएंगे। यानी तो मेरा पॉइंट ये है कि आपको बच्चे को छोटे होते से उसको लेके जाना चाहिए। अच्छा, एक मैंने ये भी मैं यहाँ पे ये और तरबियत से रिलेटेड और ये जो दीनी तालीमात वगैरह इन्हीं से रिलेटेड एक और बात कोट करना चाहूंगी कि तरबियत का अमल बच्चे के पैदा होने या उसके बड़े होने या उसके होश संभालने के बाद नहीं होता। बच्चे की तरबियत का अमल जब एक लड़का लड़की शादी का इरादा करते हैं तब से शुरू हो जाता है। अगर वो एक नेक नीयत से, एक नेक इरादे से करेंगे तो उनके बच्चे उनके नेक बच्चे होंगे और वो आगे नेक ही रास्तों पर होंगे। अच्छा, अभी मैं आपके साथ एक और वाकया शेयर करना चाहूंगी। ये काफी मैं एक पॉलिटिशियन फैमिली का ही वाकया, मैं उनका नाम मेंशन नहीं जी जी करूंगी, लेकिन उसके ये कि एक लड़की थी, उनके हमें हमारे साथ हमारी फैमिली के साथ अच्छे टर्म्स हैं। तो उसके दादा पॉलिटिशियन, उसके बाबा पॉलिटिशियन, और खुद वो उसकी बहनें वगैरह जो थी वो डॉक्टर वगैरह बन रही जी थी। अच्छा, उसने मेरी खाला को क्या बात की कि मेरे खालू के बारे में कि अगर अंकल आपको टाइम नहीं देते तो आप जो है किसी रिलेशनशिप बनाएं, आप इस रिलेशनशिप बनाने की खाला को एडवाइस दी। और सच हम लोगों के साथ जब उन्होंने ये अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, हम हैरान थे ये इसने बात क्या किया। और हालांकि उसका एज डिफरेंस जो बन रहा था, मतलब अब उनकी वो खाला उसके दादा वगैरह या उनके एज ग्रुप की बन रही हैं, लेकिन उसने किस तरह की बात की, सॉरी मैंने बाप की एज ग्रुप में, जी। और वो उन्हें सजेशन दे रही है कि अगर आपको खालू यानी कि अंकल टाइम नहीं देते तो आप रिलेशनशिप बनाओ। देखें बात अभी ये पिछले दिनों एक डिस्ट्रिक्ट गुजरात का वाकया था। वहां पे एक लड़की थी, वो कॉलेज में एमएससी या एमए कर रही थी। वो बड़ा मशहूर वाकया हुआ। उसके पेरेंट्स का ये था कि हमारी बेटी कभी घर से बाहर निकली नहीं है, गई नहीं अच्छा। है।
उसके बाद वो घर से पैसे लेती है 1,20,000 रुपया। वो घर से चली जाती है एक दोस्त के साथ। शाहकोट एक जगह है, शेखुपुरा और फैसलाबाद के एरिया में, वहां पे एक प्राइवेट क्लिनिक में जाती है और अबार्शन होता है। और अबार्शन के दौरान उसकी तबीयत खराब होती है, लाहौर आ जाती है। लाहौर वो लड़का उसको हॉस्पिटल में छोड़ता है, दैट शी वाज डाई। और आफ्टर पुलिस सर्च एंड दे फाइंड दैट पर्सन। और उसका लाला मूसा से पहले एक एग्जाम होता है, वो क्या उसको कहते हैं, अल्ट्रासाउंड। तो उसमें शी वाज प्रेग्नेंट 17 वीक्स। अब वालिदैन कहते हैं कि हम गारंटी देते हैं कि हमारी बच्ची कभी बाहर नहीं गई, इसका किसी के साथ तल्लक नहीं है, और ये बड़ी बापर्दा थी, ये बनी जिस तरह भी थी। तो शिवा ये गई है लाहौर से डिग्री लेने के लिए, लेकिन हकायक कुछ बता। इसका मकसद ये जो मैंने आपकी बात से समझा कि बच्चियों की मजीद ज्यादा जो तरबियत है, उनकी नहायत छोटी उम्र से दीन के साथ वाबस्तगी वाली तरबियत की जाए। बिल्कुल। अच्छा, अब और भी मैंने पेरेंट्स का कॉन्सेप्ट देखा है कि वो बच्चियां भी 9, 10, 11 इस एज में होती है ना। हाँ, बच्चे को ये बात भी ना पता चले, बच्ची को ये बात भी ना पता चले। हालांकि वो ये बात ऐसी कोई काबिल मायूब बातें ये सोसाइटी ने उनको बनाया है, हालांकि रियलिटीज होती हैं, फैक्ट्स होती हैं। मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगी, मेरे अपने घर में मेरे रिलेटिव्स वगैरह में अगर जब मेरे पता चलता कि मेरी मामा ने मुझे ये बातें, अगर मामा की उनके साथ बैठ के कोई डिस्कशन वगैरह हो जाती, तो उसमें अगर मामा किसी को बताती है ना कि मैंने अपनी बेटी को इस चीज से भी बताया, इस चीज से भी बताया, तो वो क्या कहेंगे, तुमने इस एज में उसको बता दिया, इसमें बच्चों को नहीं बताना चाहिए, ये वो सारा कुछ। ये एक माइंडसेट बहुत गलत है कि ये एज नहीं, उन्हें सब पता होता है। बिलीव मी, अब बच्चों के जो स्कूल उनका होता है ना, स्कूल से वो इतना कुछ सीखते हैं, स्कूल कॉलेजेस वगैरह से, उन्हें सब कुछ पता होता है। लेकिन पेरेंट्स को लग रहा होता है हमारे बच्चे को तो भी कुछ भी नहीं पता, ना ही हमें बताना चाहिए। बल्कि वो स्कूल से पता चलने की बजाय अगर उन्हें घर से पता चलेगा, और उन्हें साथ स्कूल से शायद उन्हें उस चीज के नेगेटिव इफेक्ट्स ना पता चले, सिर्फ एक पहलू उस चीज का पता चले। लेकिन अगर जब उन्हें घर से पता चलेगा तो उन्हें नेगेटिव और पॉजिटिव चीजें दोनों पता लगेंगी। लेकिन उनकी बदकिस्मती के साथ हम लोग उन्हें बताते ही नहीं है। असल में उसमें मसला ये है सईदा कि जो माएँ हैं ना, वो आज से 30 या 35 साल पहले वाली जो माएँ हैं, 40 साल वाली, उन्होंने अपने वक्त में जो तरबियत देखी वो उसका ये था कि उस वक्त ऐसे माहौल आम नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, मोबाइल नहीं था, इंटरनेट नहीं था। आजकल तो टीवी पे हमारे जो ड्रामे चलते हैं, वो तुर्की के डब हुए ड्रामे होते हैं। वो हमारे कल्चर के लिए तो वो ड्रामे ही बहुत बड़े काफी हैं ऐसे मामलात में, क्योंकि तुर्की का और हमारा कल्चर बहुत डिफरेंस है। और बच्चों को अगर, मैं तो इस चीज के कायल हूं कि ये छोटे बच्चे हमारे मुआशरे में बड़ा एक असर है कि मैं मेहमान गया किसी का, छोटी सी प्यारी बच्ची उठाई, इधर किया, उसको ऐसे हाथ पे नहीं, पैसे दिए, ये गलत है। अगर आपने कोई चीज बच्चों को देनी तो उनकी माम को दें, उनके बाप को दें, वो चीज दें। ये अंकल आपके लेके आए तो वो एक रिस्पेक्ट रहती है, और ये भी एक तरबियत का हिस्सा है। जैसा कि आपने कहा, और एक ये होता है कि घर आने जाने वाले और बच्चे की एक फ्रेंडनेस का जो जो होती है, बाउंड्रीज रहती है रिश्तों के दरमियान में, इस चीज का ये भी एक फायदा होता है जी। लेकिन वहां पे जैसा कभी आपने, असल बात हो रही थी कि दीनी जो वाबस्तगी है दीन से, जो मैं आपका मफहूम समझाऊं, आपका मकसद है कि बच्चे, लड़के, नौजवान, लड़के जो भी हैं, इनको अपनी दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम का भी मालूम होना चाहिए, उनकी दीनी तरबियत भी होनी चाहिए। वो पेरेंट्स सही कर सकते हैं, दूसरा बंदा बाहर से तो नहीं करता ज्यादा। बिल्कुल। जैसा कि हमने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि माँ को चाहिए बच्चों को खुद कुरान पढ़ाए, बच्ची को खुद पढ़ाए। जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? जी। अच्छा, अब अगर आपके मैं दूसरे सवाल की जानिब बढ़ूं, तो आपका दूसरा सवाल था कि पाकिस्तान के अंदर प्राइवेट तालीमी इदारों में भारी फीसों की वजह से नौजवानों की मुश्किलात का क्या हाल है? जी जी। अच्छा, सबसे पहले तो मैं एक बात ये करना चाहूंगी, ये मुझे भारी फीसों का मतलब आज तक इसका मकसद क्या है ये समझ नहीं आया। भारी फीसें एक ये पाकिस्तान में बदकिस्मती के साथ प्राइवेट तालीमी इदारे बिजनेस बन चुके हैं। हम दरसो तदरीस एक ऐसा काबिल एहतराम पैगम्बराना पेशा था जो कि बिजनेस में तब्दील हो चुका है। अफसोस का मकाम यह है कि बिजनेस, अच्छा चलो वो बिजनेस में तो तब्दील हुआ ही हुआ, लेकिन उसमें भी ऑनेस्टी नहीं रही। उसमें भी उन्होंने आज के जो जदीद तालीमी अदारे, जिन्हें हमारी कम्युनिटी को किसी में लफ्ज इस्तेमाल, शायद मेरा लफ्ज थोड़ा सख्त हो जाए, लेकिन हमारी सोसाइटी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होकर आज उन अदारों में जाना, उन अदारों में अपने बच्चों को पढ़ाना स्टेटस साइंस समझते हैं।
और ये सबसे बड़ी अपने बच्चों की बर्बादी का बायस उनका ये बन रहा है। अच्छा, अभी मैं एक इसी से रिलेटेड एक वाकया बताऊं तो मेरी जो मामा की बेस्ट फ्रेंड थी, उन्होंने अपने बच्चों को कुछ अरसा सिटी में पढ़ाया, कुछ अरसा रूट्स में और कुछ अरसा बीकन में। अच्छा, बड़ा उनको जो था इस चीज पे ये था कि मैं अपने बच्चों को बीकन में पढ़ा रही हूँ, और उन्हें एक साथ ये भी होता था कि अगर मैंने किसी और स्कूल में पढ़ाया तो वो शायद कुछ बनेंगे नहीं, कुछ होगा नहीं, ये इस तरह का उन्हें था। और आज वो लिटरली मामा को एक बड़े टेंस्ट उसमें फोन करके कहती हैं कि मेरे बच्चे स्मोक करते हैं, मेरे सामने बैठकर करते हैं। और जब मैं उन्हें रोकती हूँ या उन्हें रोका जाए तो वो कहते हैं शुक्र करें हम स्मोक करते हैं, और लोग तो ड्रग्स भी ले रहे हैं और ड्रिंक वगैरह भी करते हैं। वो इस तरह की उस वक्त तो जब वो पढ़े थे उन्होंने तो बड़ा जी स्टेटस साइंस समझा पढ़ाया उन स्कूल्स में बच्चों को, लेकिन माँ बाप उन स्कूल्स में अपने बच्चों को पढ़ाकर अपने बच्चों की बर्बादी कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, इस्लाम से आपको दूर करते जा रहे हैं। बीकन की अगर आपने भी सोशल मीडिया पे देखा होगा, एक वायरल वीडियो थी कि उनका जो एनुअल फंक्शन था उसमें कपल डांस हो रही है, जी जी। कपल्स की सूरत में लोग डांस कर रहे हैं। ये क्या है, हमारा मजहब हमें क्या दर्श दे रहा है, और ये उसके बिल्कुल ऑपोजिट। आज जब यही बच्चे पाकिस्तान की सीट्स पे पहुंचेंगे, पाकिस्तान की सीट्स वगैरह पे, तो उन्हें ये एक जो हमारी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, क्या उन्हें इस्लाम पता होगा? जो बच्चे इन चीजों के साथ बड़े हुए होंगे उन्हें इस्लाम का क्या मतलब पता होगा? उन्हें तो ये सारी चीजें कॉमन लगेंगी, और ये हमारी स्टेट इस्लामिक स्टेट नहीं रहेगी। अच्छा, अच्छा, अब मैं अगर भारी फीसों की तरफ आऊं तो आज अगर माँ बाप को पढ़ाना पड़ रहा है क्वालिटी एजुकेशन के लिए, तो क्वालिटी एजुकेशन के लिए उन्हें अपने बच्चों को इस तरह के इंस्टीट्यूशन पे भेजना पड़ रहा है जहाँ की फीसेस वगैरह भारी हैं, और जहाँ की फीसेस वगैरह भारी नहीं एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह, तो वहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत वीक है। एजुकेशन सिस्टम इस तरह से वीक है कि अब बच्चे की बेस जिस तरह बच्चे को उन्होंने फ्यूचर के लिए बिल्ड करना है वो उस तरह से उसे बिल्ड नहीं कर पा रहे। तो बहुत सारे माँ बाप की मजबूरी बन रही है अपने बच्चों को भारी फीसेस वाले स्कूल्स में भेजने की। तो इस पे ये है कि अब माँ बाप या स्टूडेंट या वो तो कुछ नहीं कर सकता है, गवर्नमेंट को स्टेप लेना चाहिए। लेकिन हमारी ये है कि हमारी गवर्नमेंट भी फेयर नहीं है ना। मैं आपके साथ दो वाकया शेयर करना चाहूंगी सिंध के। सिंध गवर्नमेंट में ये था कि एक खंडर था, और उसकी स्कूल था, पहले वो स्कूल था लेकिन अब वो एक खंडर बन चुका हुआ था, और उसकी फीसेस वो लोग उसकी गवर्नमेंट से फंड्स ले रहे हैं, उसकी गवर्नमेंट से वो बकायदा फंड्स ले रहे हैं कि एक स्कूल रन हो रहे हैं। उसके अलावा एक और वाकया ये भी सिंध का ही था, उसमें वो बच्चों की ये था कि स्कूल के नाम पे उन्होंने लिया, गवर्नमेंट से फंड लिया, पैसा लिया, सारा कुछ लिया, लेकिन उस जगह पे एक ईंट भी नहीं लगी थी। और ये रिपोर्ट एक सिविलियंस ने ये रिपोर्टिंग की थी। तो बात ये है कि हम आम शहरियों को या उन आम शहरी जो कि जिन्होंने ये रिपोर्टिंग वगैरह की उनको ये चीजें पता है कि स्कूल के नाम पे क्या हो रहा है, स्कूल में क्या चल रहा है, लेकिन ये जो हमारी अथॉरिटीज है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वगैरह, इनको नहीं पता कि क्या हो रहा है। चलो ये तो स्कूल बने ही नहीं, स्कूल के नाम पे फंड्स हो रहे, लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल खुले भी हैं क्या उनमें एक क्वालिटी एजुकेशन है, क्या वो एक म्यारी एजुकेशन दे रही है? और जब उस म्यारी एजुकेशन के लिए बहुत सारा हमारा जो मिडिल तबका आता है, हमारी मिडिल क्लास है, उसको ऐसे स्कूल्स में जाना पड़ता है जहाँ या तो उनके बच्चों की इखलाकी तबाही होती है, और उन्हें पता नहीं बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं कि उन्हें अपने बच्चों की आला तालीम के लिए उन्हें पता नहीं कितने सेक्रीफाइसेस करके अपने बच्चों की वो फीसेस भरने के लिए उन्हें एक म्यारी एजुकेशन वाले स्कूल में भेजना पड़ता है। तो बात ये है कि इस पेशे को अगर हम बिजनेस ना बनाते तो बेहतरी रहती। बात यह है कि अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक बजट पेश हुआ है कौमी असम्बली में, उसमें पूरे 22 करोड़ अवाम जो है उनके स्कूलों के लिए तालीम के लिए 9 अरब रुपया रखा गया है बजट में। 9 अरब रुपया जो है वो तकरीबन 4 करोड़ 80 लाख डॉलर बनते हैं। 5 लाख डॉलर नहीं बनते, अगर 5 लाख डॉलर बने तो ये कुछ 10-12 अरब बन जाता है, लेकिन उससे कम है, यानी 4 करोड़ कुछ। ये 22 करोड़ लोगों के, मैंने उसको वो किया है, क्या कहते हैं, कैलकुलेशन की है। जब मैंने वो कैलकुलेशन की है तो जो 22 पे आता है, ये कोई 150-200 रुपया फी बंदा कोई मतलब खर्चा बनता है, लोगों को मिलेगा। मतलब अब उससे तालीम क्या होगी। अब दूसरी बात जो आपने बताई, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि ये एक उर्दू में एक लफ्ज है, एहसास कमतरी का शिकार।
हमारे बहुत से पेरेंट्स जो है वो एहसास कमतरी के लिए बच्चों को देखते हैं कि जब मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे 4 भांजे, 2 भांजे और 2 भांजियां हैं, अमेरिका में होती है, न्यूयॉर्क में। तो मेरी जो बड़ी भांजी है वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो उसने अपने कॉलेज से वो कोई ट्यूशन नहीं, कोई कुछ नहीं, मैं आपको बड़ी बात बताऊं कि वो शी वाज कॉलेज में थी तो वो ट्यूशन पढ़ाती थी बच्चों को, उसके एक एकेडमी थी वहां पे, एवरी डे शी वेंट 2 आवर्स, वो उन बच्चों को पढ़ाती थी, वो कोई हमारे उनके थे तलक वाले, तो उनको पढ़ाती थी, अपने बहन भाइयों को पढ़ाती थी। देन शी गॉट 99.9% मार्क्स। अब कॉलेज ने उसको कहा कि आपने यूनिवर्सिटी चूज करनी है और उस यूनिवर्सिटी में आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, लेकिन आपने वहां पे टेस्ट देना। उसने कहा देते। 10,000 स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया, देन शी वाज ऑन 5th, जो फर्स्ट 10 थे उनके अंदर थे। अब उनके पास स्कॉलरशिप जो थे वो तो 20-25 थे। जो टॉप यूनिवर्सिटी थी उसका नाम था सिटी यूनिवर्सिटी, उसका स्कॉलरशिप था $70,000 पर एनुअल। तो मेरी भांजी को 5 साल के लिए वो स्कॉलरशिप मिल गया। जब उसने वहां से वो स्कॉलरशिप शुरू किया, उसका कोई पैसा, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी, खुद तो अफोर्ड नहीं बंदा कर सकता, 70,000 बहुत बड़ी अमाउंट होती है। वो जाती रही, तो 6 महीने के बाद उसकी प्रोफेसर ने जब उसका वो देखा ना, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे हमारा जो एक लोअर कॉलेज है वहां पे आप हफ्ते में 3 दिन पढ़ाया करें और आपको उसके पैसे मिलेंगे। अच्छा, उसने 3 दिन वहां पे 2-2 घंटे पढ़ाना शुरू कर दिया। जब अब वो बैचलर पूरा हुआ उसका, उसके बाद उसको मास्टर करना था, मास्टर के बाद दोबारा उसने यूनिवर्सिटी जाना था। तो यूनिवर्सिटी ने कहा कि आपकी जो, उसने वो बैचलर के अंदर ही वो मास्टर की सारी वो सिलेबस वगैरह जो थीसिस कर दिए। उन्होंने कहा जी आपको रोजाना यूनिवर्सिटी आने की जरूरत नहीं है, आपने हफ्ते में 2 दिन यूनिवर्सिटी आना है। तो साथ ही वो प्रोफेसर और यूनिवर्सिटी ने उसको जॉब दिलवा दिया सिटी ऑफ न्यूयॉर्क में, $70,000 पर ईयर नौकरी लग गई। अब वो नौकरी भी करती है और 2 दिन वो यूनिवर्सिटी जा रही है। उसकी छोटी सिस्टर भी हो गया, भाई भी हो गए। लेकिन मैं बताने का मकसद ये है कि गवर्नमेंट इस तरह काम करती है, यूनिवर्सिटी इस तरह इंसान की काबिलियत जाया नहीं होने देती। इधर पाकिस्तान में अगर मैं देखूं तो बहुत सारे ऐसे काबिल हैं जो यहाँ तो वो भारी फीसिस की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते या वो पीछे रह जाते हैं और उनकी काबिलियत जाया हो जाती है। सिफारिश का सबसे बड़ा मसला सिफारिश का आ जाता है। अगर बिल्कुल सिफारिश ना, अब इस्लामाबाद में बड़ी यूनिवर्सिटीज है, हमारे पाकिस्तान में तो वैसे तो बहुत यूनिवर्सिटी बन चुकी है, अभी तो गली गली यूनिवर्सिटी है, मैंने कॉलेज देखे, लेकिन कोई भी वो जो इंटरनेशनल लेवल में आता है उसमें कौन सी आती है? हमारा कोई भी, मेरा ख्याल है कि वहां पे कभी पंजाब यूनिवर्सिटी होती थी, अब वो भी नहीं है। तो यहाँ पे तो स्टूडेंट्स की हेल्प की जाती है, उनकी फीसें नहीं देखी। यहाँ पे आपको पता है स्विट्जरलैंड के अंदर जो यूनिवर्सिटी की फीस है, हमारे जो नेशनल लोग हैं, $1,500 या $2,000 होगी साल की मैक्सिमम। प्राइवेट तो चलो और है ना, जो फॉरेन स्टूडेंट आते हैं उनका और मसला होता है, वो रहते हैं, रिहाइश है, लेकिन जो लोकल है उनके लिए 1,500 या 2,000 होती है। लेकिन वहां पे इसलिए हमारे लोग चाइना जा रहे हैं और चाइना से जो डिग्री लेके आ रहे हैं उसको एक्सेप्ट ही कोई नहीं कर रहा। बिल्कुल, ये भी स्टूडेंट्स का मसला है। और आपका सबसे जो बड़ा मैंने जो आपका महसूस किया है कि आप समझ रही हैं कि लोग भी मजबूर हैं और गवर्नमेंट जो है वो उस पर काम नहीं कर रही है, गवर्नमेंट वो फैसिलिटीज नहीं दे रही जो होनी चाहिए स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि तालीम तो एक हर इंसान का बुनियादी हक है और हुकूमत को, रियासत को तालीम के लिए बच्चों को अगर तैयार करना है, नई जनरेशन आनी है, मुस्तकबिल है वो, तो उनको तो अच्छी तरह फैसिलिटेट करना चाहिए। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन्होंने बना दी है, उससे ये लोग पे करते हैं। ऑब्वियसली इतनी बड़ी मिनिस्ट्री है, उसमें एजुकेशन की वे सबको पे कर रही हैं, तो कोई काम भी तो वो करे ना जिस काम के लिए वो है। अब उनका काम यही तो नहीं कि सिर्फ उन्होंने एक एग्जाम्स कैजुअल हेल्ड करने हैं और बोर्ड के एग्जाम्स और बस उसके रिजल्ट्स वगैरह अनाउंस करने हैं एंड दैट्स इट। ये उनका काम नहीं है। उनका काम है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सबको मुहैया हो रही है, उनका काम इस चीज पे भी चेक एंड बैलेंस रखना है। लेकिन उसमें यह भी है ना कि वहां पे जो लोग इनको अपॉइंट किया जाता है, अब देखें ना, यहाँ पे जो स्कूल टीचर होता है, सबसे जो मुश्किल स्कूल टीचिंग है वो है प्राइमरी क्लास की। बिल्कुल, वहां से बेस बनती है।
यहाँ पे बैचलर करने के बाद फिर 5 साल का एक सेमिनार होता है, उसके बाद वो टीचिंग का सर्टिफिकेट मिलता है। उसको बच्चे की नफ्सियात भी पढ़ाई जाती है, उसको देखा जाता है कि अगर बच्चा स्कूल के अंदर उसकी एक्टिविटीज उसकी कोई कमी है तो इसका मतलब उसका कोई सेहत का मसला भी खराब हो सकता है। फिर टीचर्स हर मंथ पेरेंट्स के साथ मीटिंग करती है। एक जो टीचर होती है उसके पास 8 से 10 स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है, वो मीटिंग करती है, वो पेरेंट्स को बताती है। मैं आपको बता दूं, मेरे एक अजीज हैं यहाँ पे, उनके बच्चे को एक प्रॉब्लम थी मसल्स की, छोटा बच्चा था, तो घर वाले नहीं समझ सके उसको 5-7 साल। वो कहा ये बस ठीक हो जाएगा, ऐसे ही कर रहा है, जानबूझ के लंगड़ा रहा है। टीचर ने जब स्कूल गया तो टीचर ने उसकी एक्टिविटीज देखी, उन्हें माँ बाप को बुलाया कि ये नॉर्मल नहीं है, इसकी प्रॉब्लम्स है। उन्होंने कहा जी नहीं नहीं वो ठीक हो जाएगा। टीचर ने डायरेक्ट लिख दिया हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल वाले जब चेक किया तो उसके मसल्स जो थे बुनियादी पैदाइशी तौर पे कमजोर है। वो एक बीमारी है, दुश्मन नाम है उसका। वो बीमारी जब बढ़ती है, बंदे की एज 20-25 जाती है, बंदा डिसेबल हो जाता है। फिर पता लगा कि ये तो, टीचर ने कहा जी मैंने तो जब 2 दफा बच्चा देखा चलते हुए, इसकी बच्चों के साथ इसका बिहेव, तो मुझे पता लग गया इसको प्रॉब्लम है। तो वहां पे वो हमारा क्वालिटी नहीं है ना, वो टीचर का म्यार नहीं है। अच्छा, उसके अलावा टीचर के म्यार के अलावा यहाँ पे क्या हो रहा है क्लासेस में? मेरी अपनी मामा ने टीचिंग की है, उसमें क्या क्लासेस, एक क्लास में 50-50 60-60 की स्ट्रेंथ है। जी, जी, अब जी। आप खुद देखिए, कहाँ पे 10 बच्चे और कहाँ पे 50-50 और 60-60 की स्ट्रेंथ। वहां पे क्लास में सफिकेशन, ह्यूमिडिटी हुई हुई होती है, सांस लेने की एक प्योर ऑक्सीजन बंदे को मुहैया नहीं है। जहाँ पे कोई प्योर ऑक्सीजन आपका कितना एक आपका रोल प्ले करती है, जहाँ जिस क्लास में एक प्योर ऑक्सीजन ही नहीं है, वहां पे बच्चे ने क्या करनी है, उसकी लंग्स की क्या सेहत होगी? चलो लंग्स की तो सेहत छोड़ ही दो, टीचर का उस पर फोकस क्या होगा? दूसरी बात है कि और टीचर हेल्पर भी कोई नहीं। वहां पे जो बच्चे होते हैं ना, वो भी बड़े 50-60 बच्चे संभालना बड़ा मुश्किल। उनमें से 20-25 तो ऐसे होते हैं जो घर से बड़े, माँ कह के कहती है अगर कुछ कहा ना उस टीचर ने तो मुझे बताना, आकर मैं खुद पूछ लूंगी। ये भी बिल्कुल होता है, माँ बाप का असर भी होता है। जी मेरा बाप जो है वो पुलिस में इंस्पेक्टर है, मेरा बाप जो है पटवारी है, और मैं तो मात ही कोई नहीं ना, नहीं तो इनका पूरे घर का फर्द ही उठा दूंगा। देखिए ये बात, ये आपकी बहुत अच्छी बात है कि वहाँ पे टीचर का जो म्यार के साथ जो दूसरा मसला वहाँ पे है, वो हमारा जो वो मुआशरा जो है ना, उसमें एक बड़ी गैप है हमारा। तो इसीलिए जो अभी स्टूडेंट्स हैं वो टीचर की रिस्पेक्ट नहीं हो रही, टीचर जो उनको नहीं, मतलब एक। फिर अगर कोई स्टूडेंट अच्छे बैकग्राउंड से होगा तो उसे एक अपने बैकग्राउंड का बड़ा फख्र होगा, और उसकी बुनियाद पे वो स्कूल में ना उसका वो ना स्टूडेंट्स को अपने लेवल का समझेगा, ना वो टीचर को अपने लेवल का समझेगा। वो समझेगा कि बस मैं ही मैं हूँ और बाकी मेरे बहुत लेवल से नीचे हैं। ये भी ये मसला है, क्योंकि जो पैसे का मसला है ना, वो इसीलिए समझते हम 30,000 फीस दे रहे हैं, 40,000 फीस दे रहे हैं, तो ये टीचर तो मेरी मुलाजम हो गई, हालांकि पैसे तो। बिल्कुल। अच्छा, अब ये चीज और ये सेल्फ ऑब्सेशन में, अब इस सेल्फ ऑब्सेशन को खत्म करना किसका काम है? फैमिली का काम है, पेरेंट्स का काम है। लेकिन पेरेंट्स उस चीज को खत्म करने की बजाय पेरेंट्स और बच्चे को मोटिवेट, उसको एनकरेज करके भेजते हैं, हाँ भाई तुम्हें किसी ने कुछ कहा आके बताना, हम तो ये कर आएंगे। मैंने पीछे एक, आज से कुछ अर्सा पहले एक फिल्म देखी थी, फिल्म क्या मतलब वो प्रोग्राम था ऐसा टीवी पे, कि एक लड़का स्कूल आ रहा था, कॉलेज या स्कूल में, इधर लाहौर में, तो कोई बड़ा स्कूल था। तो वो लड़का डेली, वो बड़ी गाड़ी होती है ना जीप टाइप जो डबल वासी होती है, उस पर आता था, 3-4 लोग उसके साथ बैठे होते थे उसके बच्चे के साथ, और वो आ रहा होता था और वो जा रहा था। तो बाद में पता कराया ये कौन है, उसका बाप जो प्रॉपर्टी डीलर था। तो उन्होंने कहा जी कि ये आप डाले पे इतना बड़ा गाड़ी बेचते हैं। उसने कहा जी बस वो बच्चे को थोड़ा पता लगे कि बच्चा हमारा महफूज हाथों में और बच्चा बॉडीगार्ड के साथ स्कूल जा रहा है। अब उस बच्चे का बिहेव क्या था स्कूल में, कोई लड़के से नाराजगी, उसने कहा अच्छा ठहरा मेरे आने दो बॉडीगार्ड, तो बस वो फिर लड़कों ने कंप्लेन करनी छोड़ दी, बच्चों ने। वो जो प्रिंसिपल को पता लगा, प्रिंसिपल को अच्छा बंदा, तो उसने बुलाया उसके बाप को, यार खुदा का वास्ता या तो बच्चा ले जाओ, तो ये तो यहाँ पे मसला बनता है। उसने कहा जी मेरे बच्चे को आप क्यों निकालते हैं, ऐसी क्यों, वो गाड़ी अपनी पे आता है। यहाँ पे हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं, स्विट्जरलैंड दुनिया का एक अमीर तरीन मुल्क है। यहाँ पे कोई वालिद अपने बच्चे को 5वीं क्लास, 4थी क्लास तक साइकिल भी नहीं अलाउ कि साइकिल पे स्कूल जाए। पैदल जाते हैं बच्चे, पैदल सुबह सुबह। मैं सुबह सुबह 7-8 बजे, नन्हे मन्ने बच्चे, वो गले में वो डाला होता है एक वो येलो वाली वो जैकेट सी, वो सेफ्टी होती है, तो बेचारों ने वो हैंड ग्लव्स पहने होते हैं, टोपियां पहनी होती हैं, आधे ऐसे जाते होते हैं, कोई माँ कोई बाप पीछे नहीं होता।
हाँ, कोई किधर हो माँ पकड़ के ले जाए ये बच्चा, कभी बच्चे को मैंने रोते हुए स्कूल जाते नहीं देखा। यहाँ पे टीचर्स जो है वो बिल्कुल बच्चे को सही डील करते हैं, तो फिर वो जो बच्चे की ग्रोथ होगी फिर वो बच्चा भी ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक और पिछले दिनों एक कराची में वाकया हुआ था, उसके ऊपर एक ड्रामा भी लगा था। तो उस ड्रामे में यह था कि एक पॉलिटिशियन की फैमिली से एक लड़का था, यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट से, और उसमें यह हुआ कि उस लड़के को वो फोन कॉल पे बात कर रहा था, और उससे पीछे से एक और लड़के ने कहा कि आप अपनी गाड़ी साइड पे कर लें, और उसने एक दफा सुनी नहीं, और उसने दूसरी दफा बोला कि गाड़ी साइड पे कर लें। तो उस बंदे ने उसको गुस्से में, वो जो कि एक पॉलिटिशियन फैमिली से था, उस लड़के ने उसको मोड़ के 3 दफा उसको शूट कर दिया, और वो शूट किया और वो डेड। और उसके बाद उसकी फैमिली, चूंकि वो पॉलिटिशियन फैमिली से था, तो उसका केस में भी लड़ने वगैरह में उसकी फैमिली ने उसे पूरा सपोर्ट किया। वो तो ये था कि बाद में फिर उसने खुद जो था जुर्म का इतराफ किया था, और उसे बाद में सजा हुई, लेकिन उसको फैमिली सपोर्ट पूरी थी, और अगर वो खुद ना करता तो उसने बाहर भी आ जाना था, कन्फेशन ना था। देखें ये तो फिर हमारी वो लॉज और जो प्रोसिक्यूशन उसकी प्रॉब्लम आई थी, लेकिन असल जो मसला आपका मैंने जो आपकी जो सारी गुफ्तगू से हासिल किया कि बच्चों की तरबियत जो है वो इतनी ही जरूरी है जितनी तालीम देने के दिलवाना है। अगर आप महंगी तालीम दिलवा रहे हैं तो साथ उसकी सस्ती सी तरबियत भी कर दें घर से, वो उसमें पैसे नहीं लगेंगे। लेकिन प्रॉब्लम फिर वही आती है कि वो एहसास कमतरी का शिकार, कि हम बच्चों की बारी फीसें दे के बड़ी जिम्मा हो जाते हैं कि अब बच्चा पढ़ेगा, और अब तो बच्चे खुद वो प्रोटेस्ट करते हैं कि हमारा इम्तिहान मत लें, हम लोग ऐसे ही प्रमोट करते हैं क्लासों में। तो उसके जो वो व्यूज देते हैं या आर्गूमेंट्स देते हैं वो बड़े बड़े बस लगते हैं। जी कोरोना था, वो ये था, अच्छा कभी लाउड शेडिंग थी हम पढ़ ही नहीं सके, तो अगले साल हम कर लेंगे कवर। और उसके बाद फिर मुझे मतलब अजीब अजीब सी बातें नजर आती हैं कि जब हम भी स्कूल पढ़ते थे तो वो टीचर्स का बड़ा एक रिस्पेक्ट होती थी। माँ बाप घर से कहते थे कि आपने घर से जाना है, इस तरह जाना है, सड़क के दाएं तरफ चलना है, बाएं तरफ चलना है। आज तो वहाँ पे बच्चे जो 12 साल के वो मोटरसाइकिल पे घूम रहा होता है, 11 साल का बच्चा घर से 3 लिफाफे दही के उसने वो मडगार्ड के साथ बांधे होते हैं दाएं बाएं, और दूध के शापर भी, और फिर वो आ रहा होता है। तो ये सारी चीजें जो है ना ये इसमें आती हैं। तो और कुछ आपने कहना है इसी मौजू पे? बस मैं आखिर में यही कहूंगी कि तरबियत आपको अपने बच्चे को माशरे में एक जिंदगी गुजारने के लिए जरूरत नहीं होती। तरबियत एक ऐसी चीज है कि अगर आप अच्छी तरबियत वाला बच्चा छोड़ के जाते हैं तो वो आपके मरने के बाद वो आपके लिए फायदे का बाइस बनेगा, लेकिन सदका जारिया। लेकिन अगर आप अपने बच्चे की तरबियत अच्छी नहीं करते और वो कोई बुरे कामों में मुलविस रहता है तो वो आपके लिए सदका जारिया जिस तरह, उसी तरह बुराई भी, आप जो जो वो बुराई करेगा वो आपके जिम्मे में आती जाएगी। थैंक यू वेरी मच। तो मोहतरम नाजरीन और सामीन और अजीज नौजवानों, क्योंकि ये प्रोग्राम अब जवानों के लिए है, बच्चों के लिए है, बच्चियों के लिए, हमारी बेटियों और बेटों के लिए है, बहनों के लिए है, उनकी औलाद के लिए है। जैसे सईदा मासूमा नकवी ने फरमाया कि तालीम आप इतनी महंगी दिलवा दें, आपका अपनी सोच है, क्योंकि सरकारी स्कूलों में हमारा निज़ाम बड़ा ख़राब है, एजुकेशन सिस्टम ख़राब है पाकिस्तान के अंदर, तो इसलिए हम लोग बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। अब प्राइवेट स्कूलों का भी म्यार एक और हो गया। कभी हमारे ज़माने में जब बच्चा था तो प्राइवेट स्कूल थे तो उनका हमें निशानी ये होती थी नीली निक्कर या नीली पैंट और चिट्टी कमीज, सफ़ेद कमीज, तो 5-10 रुपए फीस होती थी उनकी। आजकल माशाल्लाह एक ड्रेस होता है, गाड़ी होती है, फिर लंच होता है, फिर डिनर होता है, फिर पता नहीं क्या क्या होता है, और फीसें 40-50 हज़ार की होती है, और आम बंदे की तो इस्तात ही नहीं है। लेकिन वो कहती हैं कि बच्चों की जो तरबियत है ये पेरेंट्स ने करनी है और ये बिल्कुल फ्री होती है। आप अपने बच्चों की तालीम के साथ उनकी दीनी तालीम का भी इंतजाम करें, और दीनी और रूहानी के साथ माशरती तरबियत का उनको बताएं ये बुराई है, ये अच्छी नहीं। बच्चियों के बारे में जैसे उन्होंने बताया, बहुत अच्छी बात की उन्होंने कि बच्चियों को बताएं कि बेटा यू आर 9 ईयर्स, आपके ये राइट्स हैं। कोई बंदा आपको बुलाता है, कोई बंदा ऐसे है, कोई लड़का है, कोई लड़की है, आप उसके साथ फ्री ना हो। कॉलेज जाती हैं, आप अपनी क्लास में बैठें, आप अपना पढ़ें, घर पे आए। अगर कोई दोस्त बनने की कोशिश करता है तो अपने पेरेंट्स को इत्मीनान में ले, देन दे विल हेल्प यू। तो मैं इसी पे इक्तफा करता हूँ। इंशाल्लाह इसी हफ्ते में वीकेंड तक हम फिर सईदा मासूमा अली नकवी से राब्ता रखेंगे, फिर एक प्रोग्राम करेंगे एक नए मौजू के साथ। आप नौजवानों के लिए प्लीज हमारे चैनल को
सब्सक्राइब करें, उसके बाद लाइक करें, शेयर करें। और ये एक बिल्कुल कोई पैसे वैसे का चक्कर नहीं, हम तो बिल्कुल अपने वसाइल से करते हैं और सिर्फ खिदमत खलक, इंसानों की भलाई के लिए। तो मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सईदा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।